4 मई 2026 कोलकाता की गलियों में उत्सव है। बीजेपी के दफ्तरों में ढोल बज रहे हैं, कालीघाट मंदिर के बाहर भगवा झंडे लहरा रहे हैं और उधर नब्बान में एक ऐसी औरत बैठी है जिसने 15 साल से बंगाल पर राज किया और आज वह ना तो मुख्यमंत्री रही और ना ही विधायक। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने खुद भवानीपुर सीट 15,000 से ज़्यादा वोटों से हार दी। उनकी पार्टी टीएमसी जो 2021 में 215 सीटों से जीती, आज वह सिमट करके 80 सीटें में हो गई। लेकिन ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे तो मुझे बर्खास्त कर दिया जाए। यह सुनकर संविधान विशेषज्ञ चौंक गए और आम बंगाली नागरिक भी सोचने लगा, क्या कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद भी पद पर बना रह सकता है? क्या यह लोकतंत्र है या यह संविधान की एक और परीक्षा है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस चुनाव में 90 लाख वोटरों के नाम को सूची से काट दिए गए थे, यानी बंगाल में कुल मतदाताओं का लगभग 12%। क्या यह एक साफ चुनाव था? दोस्तों, बंगाल का यह संकट सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं है, यह उस पूरे संवैधानिक द्वंद्व का चरम बिंदु है जो वर्षों से राज्यसभा और नबान के बीच, केंद्र और राज्य के बीच और लोकतंत्र की परिभाषाओं के बीच से चलता आ रहा है। आज हम इस पूरे संकट को उसकी जड़ से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यह कोई नई जोड़ी नहीं है। इस राज्य के इतिहास को जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का टकराव दशकों से किसी न किसी रूप में सामने आया है। 1977 से 2011 तक जब बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार थी, तब केंद्र में कांग्रेस सरकार के साथ यहाँ के रिश्ता हमेशा से तनावपूर्ण रहा है। जमीन अधिग्रहण से लेकर के केंद्रीय बलों की तैनाती तक हर मुद्दे पर राज्य और केंद्र एक दूसरे के सामने खड़े रहे। असली मोड़ आया 2011 के बाद, जब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार आई और 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका। 2014 के बाद जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो बंगाल का तनाव एक नए और तीखे स्तर पर पहुंच गया। राज्यपाल का पद संविधान क्या कहता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 और 162 के तहत राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पास किए गए किसी भी बिल पर 3 काम कर सकते हैं। पहला, बिल को मंजूरी दे सकते हैं। दूसरा, बिल को वापस लौटा सकते हैं। और तीसरा, बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। लेकिन संविधान यह नहीं कहता कि राज्यपाल किसी बिल को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। और यही वह संवैधानिक खामी है जिसका राजनीतिक दुरुपयोग दशकों से होता आ रहा है। 2019 में जब जगदीप धनखड़ बंगाल के राज्यपाल बने, उनके आने के साथ ही राजभवन और नब्बान का टकराव खुलकर सामने आ गया। विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों से लेकर कानून व्यवस्था की रिपोर्ट तक लगभग हर मुद्दे पर सार्वजनिक बयानबाजी होती थी। 2022 में धनखड़ उपराष्ट्रपति बने। उनकी जगह आई सीवी आनंदा बोस। लोगों को उम्मीदें थी शायद अब माहौल शांत हो गई, लेकिन राज्य सरकार के कई बिल, विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, पंचायत से जुड़े विधेयक राजभवन में महीनों लंबित पड़े रहे। सरकारिया आयोग 1988 ने पाया था कि राज्यपालों का इस्तेमाल केंद्र की सरकार अपने राजनीतिक हितों के लिए करती है। पूंछी आयोग 2010 ने भी कहा
कि राज्यपाल को केंद्र के एजेंट नहीं बनना चाहिए, लेकिन दोनों आयोगों की सिफारिश आज भी धूल खा रही है। और अब आते हैं उस मोड़ पर जो इतिहास में दर्ज हो गया। अप्रैल 2026, 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। मतदान का प्रतिशत रहा 92.93%। यह बंगाल के इतिहास की अब तक का सबसे ज्यादा मतदान था। लेकिन इस चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव से पहले मतदाता सूची की इस विशेष समीक्षा में बंगाल से लगभग 90 लाख वोटरों का नाम काट दिया गया, यानी कुल मतदाताओं का करीब 12%। इनमें से 60 लाख को अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत घोषित कर दिया गया और बताया गया, जबकि 27 लाख के मामले ट्रिब्यूनल में लंबित थे। तृणमूल ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा और बीजेपी ने इसे फर्जी वोटरों की सफाई बताया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोया मालिया बागची ने कहा कि वोट देने का अधिकार सिर्फ संवैधानिक नहीं बल्कि यह भावनात्मक भी है और मतदाताओं को 2 संवैधानिक संस्थाओं के बीच पिसना नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद लाखों वोटरों चुनाव के दिन भी अपने भाग्य का इंतजार कर रहे थे। 4 मई नतीजे आई। बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जनादेश हासिल किया। टीएमसी 80 सीटों पर सिमट कर रह गया। 15 साल बाद पहली बार बंगाल में कोई दक्षिणपंथी का पार्टी सत्ता में आ रही थी और फिर वह हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे तो मुझे बर्खास्त कर दे। यह चुनाव नहीं था, यह अत्याचार था। उन्होंने इस हार को लोकतंत्र की बर्बर हत्या और षड्यंत्र करार दिया। अब सवाल यह था, संविधान क्या कहता है? कानून विशेषज्ञों के अनुसार अगर कोई हारा हुआ मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से इनकार करे और नई सरकार बनाने की प्रक्रिया में बाधा डाले तो यह संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाती है। ऐसे में राज्यपाल केंद्र को अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का सिफारिश कर सकते हैं। यानी जिस राज्यपाल के पद के खिलाफ ममता बनर्जी लड़ती रही, वही पद अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने में भूमिका निभा सकता था। यह संविधान का वह ट्विस्ट है जो इतिहास में दर्ज हो गया और जिसे इतिहास हमेशा के लिए याद रखेगा। अब जरा रुकिए, इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से देखते हैं। SIR क्यों जरूरी था? तो बीजेपी का तर्क है कि SIR अवैध घुसपैठियों और फर्जी वोटरों को हटाने के लिए जरूरी था। वहीं टीएमसी का कहना था कि यह उनके समर्थन आधार खास करके अल्पसंख्यक और बांग्लादेशी शरणार्थी समुदायों को जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश थी। सच्चाई यह है कि 27 लाख वोटर मतदान के दिन भी ट्रिब्यूनल की प्रतीक्षा में थे और कुछ सीटों पर जीत का अंतर काटे गए वोटरों की संख्या से कम था। क्या यह महज संजोग था? यह सवाल अभी अनुत्तरित है और इसका जवाब देश के न्यायतंत्र को देना ही होगा। सवाल नंबर 2, क्या राज्यपाल का पद वाकई निष्पक्ष है? पिछले 10 सालों में यह पैटर्न बार बार देखा गया है।
जहां भी केंद्र से अलग पार्टी की राज्य सरकार, राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव अनिवार्य हो जाता है। केरल में यही हुआ, तमिलनाडु में यही हुआ, तेलंगाना में भी यही हुआ और अब बंगाल में यह सबसे तीखे रूप में सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब बनाम राज्यपाल मामले में 2023 में ही और तमिलनाडु मामले में 2025 में स्पष्ट कहा कि राज्यपाल विधायी प्रक्रिया में अनिश्चितकाल बाधा नहीं बन सकते। लेकिन जब अदालती आदेशों के बाद भी स्थिति ना बदले तो सवाल यह उठता है कि संविधान को लागू करने की इच्छा शक्ति कहां है। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में जो भी हुआ वह जनता का फैसला है, एसआईआर जरूरी था, राज्यपाल ने संवैधानिक कर्तव्य निभाया है। ममता और टीएमसी का पक्ष के लोगों का उनका दावा है कि चुनाव नहीं, यह सुनियोजित षड्यंत्र था, मतदाता सूची में धांधली हुई है, केंद्रीय बलों का दुरुपयोग हुआ है। तृणमूल ने यहां तक आरोप लगाया है कि 1500 से ज्यादा टीएमसी दफ्तरों पर कब्जा कर लिए गए। कानून के विशेषज्ञों के अनुसार ममता बनर्जी के इस्तीफे का इनकार महज एक राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन कानूनी और संवैधानिक रूप से इसका कोई असर नहीं होगा। जब किसी मुख्यमंत्री की पार्टी सदन में अपनी बहुमत खो देती है तो पुरानी सरकार का कानूनी अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और एक और गहरा सवाल, इस चुनाव में पहली बार एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को किसी राज्य चुनाव में तैनात किया गया। 3,50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, हावड़ा और हुगली में हिंसा की खबरें सामने आई। क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती थी या असाधारण दबाव? यह सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं है, भारत के हर उस नागरिक का है जो यह मानता है कि वोट की ताकत अभी भी बची हुई है। तो सवाल अब यह है कि आगे क्या? बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराया, वे आज मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी भी उपस्थित रहे। यह बंगाल के इतिहास में एक नया अध्याय होगा। एसआईआर का भविष्य, जब 27 लाख वोटरों का मामला अभी ट्रिब्यूनल में लंबित है और अगर अदालत पाती है कि नाम काटने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी तो यह भारतीय चुनावी इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ होगा। और अगर नहीं पाती है तो यह नजीर बन जाएगी। फिर यही हथियार किसी भी राज्य में किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा सवाल भी पैदा हो सकता है। भारत एक संघीय गणराज्य है। इसका अर्थ है केंद्र और राज्य दोनों के अपने अधिकार हैं। लेकिन पिछले एक दशक में जो पैटर्न उभरा है, राज्यपाल के माध्यम से हस्तक्षेप, मतदाता सूची में फेरबदल, केंद्रीय एजेंसियों को तैनाती, यह सब मिलकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या भारत में सहकारी संघवाद अब सिर्फ एक नारा बचा है? आम आदमी पर इसका क्या असर हो सकता है? वह बंगाली नागरिक जो 15 साल से बदलाव का इंतजार कर रहा था, उसकी उम्मीदें अब बीजेपी से जुड़ी है। वह मतदाता जिसका नाम सूची से कट गया, उनके मन में अभी भी एक सवाल है, क्या मेरा वोट वाकई मायने रखता था? और वह विपक्षी कार्यकर्ता जो अपने दफ्तर को जलते देख रहा है, वह लोकतंत्र में अपनी जगह ढूंढ रहा है।
यह सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं है, यह लाखों जिंदगियों का सवाल है। दोस्तों, आज हमने देखा कि पश्चिम बंगाल का संवैधानिक संकट कितना गंभीर है। एक तरफ वर्षों से चला आ रहा राजभवन बनाम नब्बान का टकराव, तो दूसरी तरफ 90 लाख वोटरों की कटौती का विवाद। तीसरी तरफ एक हारी हुई मुख्यमंत्री जो संविधान को चुनौती देती नजर आई। और इन सब के बीच एक देश जो खुद से पूछ रहा है, क्या हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या हम उसे और कमजोर करते जा रहे हैं? क्या राज्यपाल का पद जो संविधान की भावना में एक सेतु था, अब एक राजनीतिक हथियार बन चुका है? और क्या SIR जैसे कदम जो एक तरफ जरूरी सुधार लगाते हैं तो दूसरी तरफ करोड़ों नागरिकों की आवाज छीनने का जरिया बन जाता है? आज का सवाल आपके लिए, बंगाल में जो हुआ वह लोकतंत्र की जीत थी या संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि यह सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं है, यह हम सबका सवाल है। अगर यह वीडियो आपको जरूरी लगी तो इसे जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और गहरी रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।